हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज हमारे साथ में है पारुत्रिका एंड इन्होंने रिसेंटली क्वालिफाई किया है सीएसआई नेट लाइफ साइंस। तो लेट्स नो हर प्रिपरेशन जर्नी। आप जान के थोड़ा हैरान हो जाओगे कि इन्होंने कुछ ब्रेक भी लिया था प्रिपरेशन में, उसके बाद भी उन्होंने प्रिपरेशन की बहुत अच्छे से। और जो हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था उस बात का इन्हें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ वो सब भी जानेंगे। तो हाय पारुत्रिका, हाउ आर यू डियर? Ma'am, I'm good. And how are you, ma'am? आई एम ऑल्सो गुड डियर, थैंक यू फॉर आस्किंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। एंड प्लीज टेल मी आपका क्या स्कोर है, क्या रैंक आया है? मैम मेरा स्कोर है 115.5 और रैंक है 126। ओके, वंडरफुल। तो कुछ आपने डिसाइड किया है फ्यूचर की मुझे आगे क्या करना है? हाँ मैम, मुझे तो आगे तो रिसर्च ही करना है, पर मेरा बीच में बीएड भी चल रहा है, तो ये भी कंप्लीट करना है, फिर मुझे पीएचडी भी करना है। ओके। तो बताइए पहले तो कि जब आपका आपने एग्ज़ाम अपीयर किया तो हमको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है कि यार पेपर हमारा कैसे गया है। तो उसके बाद में आपका क्या एक्सपेक्टेशन था कि जेआरएफ हो जाएगा, अच्छी रैंक आएगी, नहीं होगा, क्या रिएक्शन था आपका? मैम, जब एग्ज़ाम हो रहा था, उस टाइम पे मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि पता नहीं एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन जो भी है, वो हार्ड है या फिर मेरा प्रिपरेशन में थोड़ा मुझे मतलब मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ थी कि कुछ तो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, पर मुझे था कि ठीक है, जो भी है, हो जाएगा, बात नहीं। ओके। तो मैं गई तो एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद मुझे जब मैंने आंसर की देखा था, वो शायद 12th ऑफ अगस्त को आंसर की आया था पहला वाला, तो फिर मैंने देखा कि ठीक है, हो रहा है। तो फिर मुझे जब मैंने मार्क्स टोटल कैलकुलेट किया तो फिर मुझे लगा कि हाँ, शायद हो जाएगा। पर ओके। मैंने उस टाइम पे थोड़ा गलत कैलकुलेट कर लिया था। मैंने उस टाइम पे देखा था कि 110 मुझे कुछ ऐसा कुछ मैंने कैलकुलेट किया था। तो उसके बाद जो फिर से जो एक फाइनल आंसर की आया, उधर मुझे मेरा पार्ट बी में मेरा 2 क्वेश्चन तब छूट गया था, मैंने वो देखा ही नहीं था। तो फिर मेरा मुझे लगा कि अरे वाह! मेरा मार्क्स बढ़ गया शायद, पर मैंने देखा कि मैंने पिछले टाइम पे ही मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया था। ओके। पर तो मुझे हाँ, ये मुझे ऐसा एकदम मैं श्योर नहीं थी कि मेरा हो जाएगा कि नहीं होगा। मुझे लगा था कि शायद मुझे दिसंबर में फिर से देना होगा, शायद कुछ ओके। मार्क्स के लिए मेरा छूट जाएगा इस बार। मुझे ये लगा था। तो मुझे लगता है कि अगर आपका स्कोर 100 के ऊपर है तो आप एलएस को लेके तो श्योर थे कि ये तो हो जाएगा, हाँ, हाँ। शायद जेआरएफ के लिए दोबारा देना पड़े। बट वंडरफुल कि आपने इस अटेम्प्ट में सारी चीज़ें क्वालिफाई कर ली है ऑलरेडी। जानते हैं थोड़ी प्रिपरेशन के बारे में। पहले तो आप मुझे बताइए कि आपने मास्टर्स किस सब्जेक्ट में किया था, कौन से साल में किया था? मैम, मैं मेरा मास्टर्स था ज़ूलॉजी में और मैंने 2023 को ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया है। वो ठीक भी है। नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से ही मैंने किया है। ओके। बात करते हैं अगर आपके मास्टर्स की, तो सब्जेक्ट क्या था आपका? जूलॉजी, करेक्ट? ज़ूलॉजी। ओके। तो मुझे बताइए कि बीइंग अ जूलॉजी स्टूडेंट इन द सीएसआर नेट, जो आपके 13 यूनिट्स है, उनमें से कौन से यूनिट्स आपको इजी लगते थे कि आप जूलॉजी बैकग्राउंड के हो, ईज़ी या फिर जो आपको लगता हो ये थोड़ा मुझे फेमिलियर है, मैंने पढ़ा है ऑलरेडी, ऐसा कुछ? तो हाँ, मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो फिर मेरा यूनिट 4 का जो सेल सिग्नलिंग पार्ट है वो फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी फिर इकोलॉजी का थोड़ा बहुत तो वो तो बीएससी से ही हम लोग पढ़ते ही है। तो फिर ये सब मुझे थोड़ा मेरा एनिमल फिजियोलॉजी भी था। तो इन सब यूनिट्स का मेरा 20 टू 30 किसी का 70% भी मेरा किया हुआ था। मैंने एमएससी में ही वो अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। और जो मैंने एकदम से जो प्रिपेयर किया था वो था यूनिट 2, 3 सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये मैंने एकदम शुरू से शुरू किया था। ओके। तो उसके बाद मैंने सेल सिग्नलिंग तो किया है, उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी मैंने किया हुआ है, एनिमल फिजियोलॉजी किया था, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन का ऐसा नहीं था कि मैंने 100% इवोल्यूशन का यूनिट किया था, उसका कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मैं शायद 70% मैंने वो कवर कर लिया था इवोल्यूशन ओके। और यूनिट 12 और 13 जो 1 महीना जो एक्सटेंड हो गया था, तो मैंने उसमें यूनिट 12 और 13 का कुछ-कुछ मैंने देख लिया था, तो ऐसे ओके। करके मैंने कंप्लीट किया। और बायोकेमिस्ट्री मैंने एकदम मतलब मेरा ज़ीरो नॉलेज है बायोकेमिस्ट्री में, मैंने कुछ भी नहीं किया है और प्लांट फिजियोलॉजी तो मैंने कुछ भी नहीं किया।
मतलब जो हमारे 13 यूनिट्स है उसमें से 2 यूनिट्स आपने बिल्कुल नहीं किया, आप ये बता रहे हो, करेक्ट? मैम। ओके। बात करते हैं कि कुछ टॉपिक से आप ऑलरेडी फ़ैमिलियर थे, वो आपको ऑलरेडी आता था, कुछ टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी न्यू। अगर हम बात करते हैं इस एग्ज़ामिनेशन की, तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें बच्चों को बहुत याद रखना होता है, बहुत ज़्यादा रिव। तो बताइए थोड़ा कि आप कैसे याद रखते थे इतनी सारी चीज़ें? मैम याद रखने के लिए जो मुझे लगता है कि बेस्ट तरीका है वो है कि शॉर्ट नोट्स। मतलब यू हैव टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स क्योंकि एग्जाम के पहले वो फुल कॉपी लेके बैठ के रिवीजन करना वो बिल्कुल भी नहीं होगा और फिर टेंशन हो जाता है ना उससे क्योंकि मैंने देखा है जब जून में जब एग्जाम होने वाला था तब मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था फिर वो मेरा बहुत ही बेकार गया था। फिर मैंने सोच लिया था कि ऐसे तो नहीं होगा, फिर जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने सभी मतलब सब यूनिट्स के ही शायद मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स वॉल पे मैंने पेस्ट कर दिया था, कुछ दरवाज़े के पीछे भी मैंने वो पेस्ट कर दिया था कि जाते वक़्त, आते वक़्त मैं वो देख लूँ, देख ऐसा के रख। करके मैंने हाँ, हाँ। ओके, वंडरफुल। तो बिल्कुल आई थिंक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी आपकी कि अगर हम फ्री भी खड़े हैं थोड़ा तो देख नज़र चली हाँ जाती जी। है उस तरफ में, तो जब और आपके सामने से कोई चीज़ बार-बार जाती है, तो वो चीज़ें आपको याद रहती है लॉन्ग टर्म। ओके। और मैं रिविज़न भी ज़्यादा मैंने वो सब जो शॉर्ट नोट्स थे मेरे, हुँ, हुँ। मैंने उससे ही किया था। जैसे कि मेरा जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मैंने एकदम पूरा एक चार्ट पेपर में मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया था। तो फिर मैं एग्ज़ाम के पहले सिर्फ़ वही चेक करती थी क्योंकि मेरा पूरा तो थ्योरी जो भी है वो तो मुझे कांसेप्ट तो याद है ही। फिर जो भी मुझे एकदम छोटी-छोटी जो भी पॉइंट है, वो मैंने लिख लिया था, तो वो सब मैं देख के कर लेती थी। तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ था उन सब चीज़ों में। अ, बात करते हैं थोड़ी आपकी प्रिपरेशन के बारे में। तो आपने मुझे तो ऑलरेडी बताया है, बट प्लीज़ हमारे सारे स्टूडेंट्स को बताइए कि प्रिपरेशन आपने कौन से मंथ से स्टार्ट की थी? बीच में आपने ब्रेक लिया था, तो एग्ज़ैक्टली क्या-क्या चीज़ें? ओके मैम। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था जनवरी में, तो जनवरी और फरवरी में मैंने प्रिपरेशन किया और उसके बाद मेरा मार्च और अप्रैल में थोड़ा मेरा तबीयत थोड़ा खराब हो गया था, फिर मैं थोड़ा मुझसे ना नहीं हो रहा था, तो मैं थोड़ा डिप्रेस्ड भी हो गई थी उसके बीच में। ओके, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझसे नहीं होगा या फिर अगर होगा भी तो शायद इस बार नहीं होगा, शायद अगली बार हो जाएगा। मुझे मतलब मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड हो गए थे उस टाइम पे। फिर मेरा बीच में थोड़ा तबीयत भी खराब हो गया था, मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। तो इस वज़ह से मेरा 2 महीना तो एकदम ही मतलब चला गया, मैं उसमें कुछ भी प्रिपरेशन नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने जो मई में फर्स्ट मई में जो नोटिफ़िकेशन आया था, केसी सर ने वीडियो भी दिया था यूट्यूब में कि ऐसा करके नोटिफ़िकेशन आ गया कि जून में एग्ज़ाम है। फिर मुझे लगा कि अब तो करना होगा क्योंकि अब तो टाइम नहीं है मेरे पास, अब तो जो भी है यही है, ये 2 महीना है, इसमें ही करना होगा जो करना है। तो उसके बाद मैंने फिर से अपना नोट्स वग़ैरह फिर से मैंने देखना स्टार्ट किया, फिर से क्लास लिया। तो उसके बाद तो एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हो गया और एग्ज़ाम जब पोस्टपोन्ड हुआ, उससे जो मुझे खुशी मिली, मैं तो एकदम पापा के पास गई कि पता नहीं शायद मेरे लिए ये हो गया कि ओके। शायद किसी ने तो भगवान जी ने मुझे देख लिया कि हाँ, थोड़ा इसको चाहिए टाइम तो ले ले तू अभी पर कर लेना, तो हो गया उसके बाद। ओके, वंडरफुल। सो बढ़िया आई थिंक बहुत बार होता ये है कि अगर हम ब्रेक ले लें तो दोबारा से कोप अप कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पर डेफिनेटली केसी सर के वीडियो इतना ज़्यादा मोटिवेटिंग, इतना इंस्पायरिंग होते हैं। उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ होती है कि अब 2 महीने हैं, 3, उसको फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप सक्सीड तो बहुत जल्दी। सो और यस, तो बताइए वो जो लास्ट का जो 1 मंथ था उस टाइम पे आपने क्या किया फिर? बिकॉज़ बहुत बच्चों का ये मानना था कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई है, हमारा फ़ोकस कम हो गया है उस टाइम पे। आपने उसको कैसे एक पॉज़िटिव तरीके से यूज़ किया? मैम जब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया था, तो तब मैंने तो एकदम से मेरा जो भी यूनिट मुझे था कि ये सब यूनिट मैंने अभी तक नहीं किया, तो फिर मुझे था कि ये सब यूनिट मुझे करना है। फिर मैंने एकदम से रूटीन बनाया कि हाँ, सुबह को मैं ये यूनिट देखूँगी शाम को ये सब देख लूँगी, ऐसा करके मैंने एकदम
8 के 9 दिन में मेरा एकदम पैक्ड एकदम रूटीन था कि मेरा मेरा यूनिट 12 मैं देखूँगी, एनिमल फिजियो देखूँगी और जो भी इधर-उधर जो भी बचा-कुचा है वो भी देख लूँगी। उसके बाद जो आप लोगों ने जो एक यूट्यूब चैनल पे जो भी वो अग्निपथ करके जो सीरीज़ था या फिर उसके हाँ, बाद भी पिंक बहुत सारा ऐसा हाँ, बहुत सारा सीरीज़ था। वो सब तो बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए क्योंकि मैं वो सब कुछ देखती थी और एग्ज़ाम के पहले भी 5 मॉक टेस्ट भी हुआ था। 5 मॉक टेस्ट हुआ था और उसका क्वेश्चन आंसर जो भी है, वो भी डिस्कस हुआ था यूट्यूब के चैनल पे ऊपर। तो वो सब बहुत हेल्पफुल है। मुझे तो लगता है कि अगर कोई अगर वो सब देख ले एक बार और अपने आप को अगर उधर से भी थोड़ा-सा प्रिपेयर कर ले, तो मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल है वो। ओह! वंडरफुल। बताइए जब आप प्रिपरेशन करते थे उस टाइम पे आपका शेड्यूल क्या होता था? लाइक कितने आवर्स आप कहीं और से पढ़ते हो? कितने आवर्स सेल्फ स्टडी, कितने आवर्स आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो? तो उसका आप क्या रूटीन रखते थे अपने प्रिपरेशन के दौरान? मैम मेरा वैसा करके कुछ टाइम टेबल नहीं था कि ये टाइम क्वेश्चन के लिए है। ओके, मतलब अगर ऐसा था कि मुझे आज एनिमल फिजियो का शायद कुछ हार्ट का अगर देखना है, तो अगर उसमें अगर 2 घंटा भी लगेगा फिर भी ठीक है, अगर 4 घंटा भी लगेगा फिर भी ठीक है। पर ओके, मैं वो कंप्लीट करूँगी उसके बाद ही मैं क्वेश्चन आंसर देखूँगी। और अगर आज अगर टाइम नहीं हुआ तो फिर मैं वो कल भी देख लूँगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरा वैसा कुछ टाइम टेबल नहीं है कि अगर इसमें मुझे ये करना है, उसमें वो करना है। सिर्फ़ हाँ, टाइम टेबल मैं देखती थी सिर्फ़ मॉक टेस्ट जब जो भी 5 मॉक टेस्ट मैंने दिया है, हुँ, उसमें मेरा एकदम टाइम एकदम मैंने फ़िक्स्ड करके रखा रखा था कि हाँ, 1 घंटा पार्ट सी के लिए, 1 घंटा पार्ट बी के लिए और उसके बाद जो भी बचेगा फिर वो पार्ट ए और फिर से मैं पार्ट सी और पार्ट बी देखूँगी। सिर्फ़ मेरा टाइम मैनेजमेंट यही है और ओके। कुछ भी वो नहीं। तो ब बेसिकली डेली आपका कोई फिक्स रूटीन नहीं था। आपने टारगेट्स रखे थे नहीं, टॉपिक्स कि मुझे आज ये टॉपिक करना है, कल ये टॉपिक करना है, ना आपने उसको फ़ॉलो किया। डेफ़िनिटली अगर वो आपके मेरे लिए काम कर रहा है तो ये बहुत बढ़िया बात है कि आप अपने लिए अपने खुद ने एक शॉर्ट गोल्स रखे कि मुझे इतना-इतना करना है एंड यू मैनेज हाँ, टू डू। हाँ। दैट्स एक्चुअली वंडरफुल। बात करते हैं जैसे आपने बताया है मुझे मॉक टेस्ट के बारे में, ठीक है? आपने बताया है कि मॉक टेस्ट आपने दिए थे जिसमें आपने बहुत ही सीखा है टाइम मैनेज कैसे करना है, कैसे 3 घंटों में आपको सारे सेक्शंस को सॉर्ट करना है। तो बताइए वो मॉक टेस्ट जब 3 घंटा स्टूडेंट बैठता है तो उस टाइम पे उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी चाहिए? फिर आपने क्या यूज़ किया था? वो 3 घंटे कैसे यूज़ करने? मैंने जो किया था वो मैंने पहले पार्ट सी किया था, ठीक है, उसके बाद मैं पार्ट बी में गई थी और फिर मैं पार्ट ए और पार्ट ए के लिए मैंने 20 मिनट्स वो मेरा था पार्ट ए के लिए और फिर से मैं पार्ट सी और पार्ट बी का जो भी था कि अगर कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, फिर वो चेक करना है, अगर कुछ नहीं हुआ फिर से वो चेक करना है। तो मेरा जो बाकी का जो टाइम है वो मेरा पार्ट सी और पार्ट बी के लिए। ओके, ये मॉक टेस्ट के लिए भी है और ये जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी फाइनल वो भी उसके लिए भी यही था, कि ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लेना है, क्योंकि अगर मैंने पार्ट सी में ज़्यादा टाइम ले लिया, फिर मेरा पार्ट बी खराब हो जाएगा क्योंकि वो एक होता है ना टेंशन हो जाएगी कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, कम है, एग्ज़ैक्टली। फिर इन सब चीज़ों में हाँ, तो इसलिए मेरा मतलब अगर 1 घंटा हो गया तो फिर मैं पार्ट बी में चली जाऊँगी, जितना भी मुझे इधर हो जाएगा मेरा पार्ट सी का उतना ही रहेगा, फिर हुँ, मैं बाद में आके वो सॉल्व करूँगी। पर मैं बीच में मतलब ये पार्ट सी ही करती रहूँगी, फिर मेरा 2 घंटा चला गया क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से मेरा मतलब जो भी फ्रेंड्स था, वो उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने उनसे भी पूछा था, तो वो लोग बोल रहे थे कि उन लोगों का 2 घंटा शायद पार्ट सी में चला गया, उन लोगों को समझ में ही नहीं आया। फिर मैंने ये नहीं किया, मैं जो मेरा था कि मुझे पार्ट ए के लिए जो भी टाइम है, पार्ट सी के लिए जो भी टाइम है, पार्ट बी के लिए जो भी टाइम है, वही देना है। तो ये मैंने स्ट्रैटेजी लिया था। वंडरफुल बिकॉज़ सही बताया आपने बहुत बच्चे 2 घंटे तक इसमें दे देते हैं। बाद में होता ये कि 1 घंटा बचा है, 70 क्वेश्चन्स पढ़ने हैं, बी के 50 पढ़ने हैं, वहाँ से 20 पढ़ने हैं, तो वो स्ट्रेस की वजह से बहुत बार पार्ट भी हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बट दैट्स अ गुड थिंग कि आप बिल्कुल क्लियर थे कि 1 घंटा पार्ट सी करेंगे, जितने भी क्वेश्चन्स होते हैं, फिर बी करेंगे, फिर ए दोबारा से सीखेंगे। सो दैट इज़ अ वंडरफुल स्ट्रैटेजी डियर। अगर हम बात करते हैं पार्ट ए की तो अक्सर हमारे साइंस के बच्चे लाइफ साइंस के बच्चे डरते हैं पार्ट ए से। तो आपने कितना सॉल्व किया? क्या लगता है कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं?
पार्ट ए से 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था और उसमें मेरा 8 क्वेश्चन सही था और 2 गलत था। तो मुझे लगता है कि ये हो जाता है। व इतना भी मतलब थोड़ा हार्ड है, पर उतना भी हार्ड नहीं है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है और आईफएस का जो यूट्यूब का जो चैनल था एप्टीट्यूड के लिए मैंने वो भी थोड़ा बहुत फ़ॉलो किया था। हाँ, ये भी है कि मैंने सब क्लास मैंने नहीं किया पर कुछ-कुछ चीज़ें मैंने वो देखा था, फिर मैंने वो सब प्रैक्टिस भी किया था थोड़ा बहुत, तो मेरा उससे ही हो गया। अ, अक्सर हम हमेशा बोलते हैं कि बच्चों ने रिविजन प्रैक्टिस तो करना सॉरी पढ़ाई तो करनी है बट क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पार्ट सी के क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होते हैं। तो आप कुछ सजेस्ट करोगे बच्चों को कि पार्ट सी को कैसे टारगेट किया जाए? लेंदी क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर सकें? पार्ट सी के लिए तो मैं बोलूँगी कि जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वो है प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और जेनेटिक्स के लिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही रिवीजन है क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब कुछ ही याद हो जाएगा। फिर आपको लास्ट मिनट रिवीजन की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि जेनेटिक्स ऐसा ही है और जो बाकी भी यूनिट्स हैं उसका भी मैं बोलूँगी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और हाँ, साइड बाय साइड रिवीजन तो होगा ही, वो पार्ट बी के लिए तो रिवीजन करना ही है क्योंकि उसमें बहुत कुछ रटना भी पड़ता है, तो वो सब तो देखना ही है। पर मैं पार्ट सी के लिए सजेस्ट करूँगी कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जिधर से भी हो, चाहे वो जिसका भी गेट का हो या फिर डीबीटी का हो, जो भी हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि बच्चों आपको एमसीक्यूज चाहिए है ना। अब ये तो नहीं है कि सीएसआर का एग्जाम है तो आपको डीबीटी का डेवलपमेंटल बायोलॉजी या फिर वहाँ का आपको बायोकेमिस्ट्री काम नहीं आए। आप लोगों को जहाँ से भी एमसीक्यूज मिलते हैं चाहे डीबीटी आईसीएमआर सेट गेट हर क्वेश्चन को ट्राई करें क्योंकि पार्ट बी में अल्टीमेटली आपको सब काम आने वाला है। तो ये अच्छी बात है कि आपने हाँ, एमसीक्यूज ढूंढ ढूंढ के आपने सॉल्व किए हैं। ओके हम लोग हमेशा इसी यही बात करते हैं कि आपको मॉक टेस्ट लगाना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इससे आपका टाइम बचेगा एग्जाम हॉल में। तो कुछ बताओगे कि एग्जाम हॉल में अपने आप को शांत कैसे रखें? बहुत बार बच्चा थोड़ा फोकस नहीं रहता है, कभी कभी बच्चे अच्छे स्टूडेंट्स एग्जाम में वो 3 घंटे में कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, कुछ स्ट्रेस आ जाता है, कुछ नहीं आए क्वेश्चन तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो एग्जाम हॉल में कैसे कामनेस मेंटेन? मैम एग्ज़ाम हॉल में जो कामनेस मेंटेन करना वो तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम्म। इस बार का क्वेश्चन का जो भी पैटर्न था अगर बहुत बच्चों ने ना उधर ही मतलब अपना कामनेस खो दिया कि हाँ, मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे कि मेरा भी हुआ था कि पार्ट सी में मेरा शायद फर्स्ट 8 से 9 क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ। फिर मैंने मेरा जो शायद 10th वाला जो क्वेश्चन था मेरा वो पहला वाला क्वेश्चन था कि जो मैं सॉल्व कर पाई। ओके। पर मुझे ये नहीं था कि हाँ, नहीं होगा क्योंकि मुझे था कि इतना सारा क्वेश्चन है हम्म। पार्ट सी में, कुछ ना कुछ तो 75। आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कुछ भी नहीं आता है क्योंकि मैंने पढ़ाई किया है। कुछ ना कुछ तो आएगा तब। तो मैंने एकदम से ऐसा था कि हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं अपने आप से बोल रही थी कि ये क्वेश्चन पढ़ लो, अगर नहीं आया तो बाकी जो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो पढ़ लो, वो शायद हो जाएगा। पर एकदम भी मतलब मेरे साथ तो पानी का बॉटल था। मैं मतलब हर 2-2 मिनट में मैं पानी पी रही थी और क्वेश्चन पढ़ रही थी कि हाँ, ये हो जाएगा। अगर ऐसा भी था कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता है पर हम्म। उसके बाद भी मैं वो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेती थी। अगर हो सकता है कि शायद मुझे वो पहला वाला वर्ड नहीं आया पर उसके बाद शायद मेरा वो पूरा क्वेश्चन जो है वो मुझसे हो जाएगा। तो इसलिए मतलब पूरा हॉल में ऐसा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को शांत रखो, बाकी चीज़ वो हो जाता है। वो नहीं है कि आपको नहीं आता है, अगर आप प्रिपेयर्ड हो, तो कुछ ना कुछ होगा। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी नहीं आता है, वो हो जाएगा। आई थिंक बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को काम रखना। नहीं आएंगे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन नहीं आएंगे चलेगा क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन छोड़ने हैं वैसे भी। तो दैट्स हाँ, गुड कि आप एक पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़े हो। कोई बात नहीं, ये नहीं आता है नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। आपको याद है कि अपने पार्ट सी में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे? पार्ट सी में मैंने 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे पर मेरा सही वो मुझे मैम ओके। उतना याद नहीं है। ओके ओके कोई हाँ। बात नहीं कोई। सो थोड़ा रैप अप करते हैं, बताइए आप किस किस को थैंक यू बोलोगे फॉर दिस ग्रेट सक्सेस? मैम सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी को, पापा और बहन भी है मेरा, बहन तो बहुत मुझे मोटिवेट किया।
फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैंने जब भी उन लोगों से हेल्प माँगा है, वो उन लोगों ने मतलब हर वक़्त ऐसा है कि अगर मैंने कुछ बोला है, अगर मैंने कुछ क्वेश्चन भेजा है कि ये देख ले या फिर ये सॉल्व करके दे, वो सब हमेशा हेल्प करते थे मुझे। और फिर आईएफएस का जो टीम है वो तो है ही, और मेरे जो टीचर्स हैं, मतलब मेरे जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं या फिर मेरे जो कॉलेज के भी टीचर्स हैं, सब लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया है। उन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट भी किया है कि हाँ, हो जाएगा तुमसे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तुम अगर पढ़ोगे तो हो जाएगा, टाइम वेस्ट मत करो। तो ये सब बहुत हेल्पफुल है। ओके, वंडरफुल। एनी मैसेज यू वांट टू गिव, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो शायद अभी दिसंबर वाली एग्जाम देंगे, आगे का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्या बोलना चाहोगे उन्हें? मैम, मैं तो यही बोलूँगी कि पहले जो भी है टॉपिक वो पहले थॉरोली वो कंप्लीट कर लो, और उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है शॉर्ट नोट्स। अगर आप शॉर्ट नोट्स अगर ठीक से अगर आपने प्रिपेयर कर लिया और वो अगर आपने रिवीजन कर लिया, फिर मुझे लगता है कि हो जाएगा। उतना भी ये एग्ज़ाम्स जो है वो हम लोगों के लिए ही है। हम लोग ही उसे मतलब अचीव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का कोई आके ये सब अचीव कर लेगा। ये सब एग्ज़ाम हम लोगों के लिए ही बनाया हुआ है, और हम लोग इसे ईज़िली क्लियर भी कर सकते हैं। तो सिर्फ़ रिविज़न करो, पढ़ाई करो, जो भी है हो जाएगा। और अपने आप पे जो भी है वो अपने आप पे मतलब टेक रख। वो बिलीव होना चाहिए, हाँ, बिलीव होना चाहिए कि हाँ, मुझसे हो जाएगा, और काम रहो एग्ज़ाम हॉल में, तो हो जाएगा। वंडरफुल। स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपको मैसेज तो मिल चुका है। पे भरोसा रखें, प्रिपेयर करें, रिवाइज करते रहें, बिकॉज बहुत सारा सिलेबस है, याद रखने में दिक्कत हो सकती है, तो रिविजन एंड प्रैक्टिस, दैट्स द ओनली। वंडरफुल डियर, मज़ा आया आपसे बात करके। आई थिंक हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं ये सारी बातें सुन। एंड वी रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम। आई रियली होप कि आपके जो भी आगे एम्बिशन है बहुत जल्दी सक्सेस पा लो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। And to all the other aspirants out there, keep studying, keep learning. If you have any doubts, please ask us. And exam आने वाली है तो अच्छे से prepare करें. All the best. Have a great day. Very happy.